जीवन भी ना कितने अलग अलग रूप दिखाता है। सोचिए, बर्फीले पहाड़, गर्म झरने, तेज दौड़ते घोड़े, खिलते हुए फूल। सही बात है। इस धरती पर लाखों, मतलब लाखों प्रजातियां हैं। बिल्कुल। आज हम यही समझने वाले हैं कि वैज्ञानिक इस जबरदस्त विविधता को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे समझते हैं। हाँ, इसके लिए हमारे पास जीव विज्ञान के कुछ जरूरी सिद्धांत हैं। तो हमारा मकसद है इस क्लासिफिकेशन के क्यों और कैसे को थोड़ा करीब से जानना। बिल्कुल। और ये सिर्फ लिस्ट बनाने जैसा नहीं है ना, ये तो जीवन के आपसी कनेक्शन को समझने की कोशिश है। हाँ, वही। अच्छा, तो इतनी सारी प्रजातियां हैं, आपने कहा लगभग 17 से 18 लाख, जिनके बारे में हमें पता है। हाँ, ज्ञात प्रजातियां। तो वैज्ञानिक इन्हें स्टडी कैसे करते हैं? क्योंकि स्थानीय नाम तो हर जगह अलग अलग होते हैं। उससे तो बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। बिल्कुल सही। यहीं पर जरूरत पड़ती है वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन, और नामकरण यानी नोमेनक्लेचर की। अच्छा। तो सबसे पहले जीवों को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर पहचाना जाता है। ओके। हाँ, फिर उन्हें लॉजिकल ग्रुप्स में बांटा जाता है। ये हुआ वर्गीकरण। ठीक है। और फिर जैसा आपने कहा, कंफ्यूजन से बचने के लिए हर जीव को एक स्टैंडर्ड, एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है जो पूरी दुनिया में एक ही हो। हाँ, वो 2 शब्दों वाले नाम, है ना? जैसे आपने आम का उदाहरण दिया था, मैंजीफेरा इंडिका। एग्जैक्टली वही। इसे कहते हैं द्विपद नाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा। कैरोलस लीनियस ने इसे सुझाया था। इसमें पहला शब्द वंश यानी जीनस होता है, जैसे मैंगीफेरा। और दूसरा शब्द होता है जाति यानी स्पीशीज, जैसे इंडिका। ओके। और इसके कुछ पक्के नियम भी हैं। जैसे ये नाम लैटिन भाषा में होते हैं या फिर उन्हें लैटिन जैसा बना दिया जाता है। लिखते समय तिरछी अक्षरों में, इटैलिक्स में, हाँ। वंश का नाम बड़े अक्षर से शुरू होगा और जाति का छोटे अक्षर से। अच्छा। और इन नियमों को देखने के लिए संस्थाएं हैं। पौधों के लिए ICBN और प्राणियों के लिए ICZN। ठीक है, तो ये तो हुई नामों की बात, इससे कंफ्यूजन दूर हो गया जी। लेकिन इन लाखों जीवों को ग्रुप्स में कैसे रखते हैं? मतलब कोई सिस्टम है? हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए एक पदानुक्रम है, एक हायरार्की। आप इसे सीढ़ी जैसा समझ सकते हैं। सीढ़ी जैसा, ओके। सबसे बुनियादी लेवल, सबसे नीचे की पायदान है जाति यानी स्पीशीज। इसमें वो जीव आते हैं जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हों। अच्छा, जैसे पैंथेरा लियो मतलब शेर और पैंथेरा टाइग्रिस यानी बाघ। ये अलग अलग जातियां हैं। तो फिर इन सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते जाते हैं? हाँ, मिलती जुलती जातियां मिलकर बनाती हैं वंश यानी जीनस। अच्छा, जैसे पैंथेरा वंश, जिसमें शेर, बाघ और शायद तेंदुआ भी। बिल्कुल सही। शेर, बाघ, तेंदुआ, ये सब पैंथेरा वंश में आते हैं। फिर जो मिलते जुलते वंश होते हैं वो मिलकर बनाते हैं कुल यानी फैमिली। कुल जैसे फेलिडी कुल, इसमें पैंथेरा वंश भी आता है, और हमारी घरेलू बिल्ली वाला वंश फेलिस भी। ओह, तो बिल्ली और शेर एक ही कुल में है? हाँ। फिर संबंधित कुल मिलकर बनाते हैं गण यानी ऑर्डर। ओके। जैसे फेलिडी कुल यानी बिल्ली वाला और कैनेडी कुल यानी कुत्ते वाला, ये दोनों कार्निवोरा गण में आते हैं, मतलब मांसाहारी। समझ रही हूँ। फिर संबंधित गण मिलकर बनाते हैं वर्ग यानी क्लास। जैसे कार्निवोरा गण और प्राइमेट गण, जिसमें बंदर, गोरिल्ला, इंसान आते हैं, ये सब मैमेलिया वर्ग में हैं, स्तनधारी। और ये ऊपर जाता रहता है? हाँ। संबंधित वर्ग मिलकर बनाते हैं संघ यानी फाइलम जानवरों के लिए, या भाग यानी डिवीजन पौधों के लिए। जैसे कॉर्डेटा, जिसमें रीढ़ की हड्डी वाले जानवर आते हैं। बिल्कुल। मैमेलिया वर्ग कॉर्डेटा संघ का हिस्सा है। और फिर आखिर में सारे संघ या भाग मिलकर बनाते हैं सबसे ऊंचा लेवल, जगत यानी किंगडम। जैसे एनिमालिया जगत, प्राणी जगत, और प्लांटी जगत, पादप जगत। सही। तो जैसे जैसे हम इस हायरार्की में ऊपर जाते हैं, जीवों के बीच जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कम होते जाते हैं, है ना? एकदम सही कहा। जाति के लेवल पर सबसे ज्यादा समानताएं मिलती हैं और जगत के लेवल पर सबसे कम। और ये जो वर्गीकरण है ना, ये सिर्फ बाहर से देखकर नहीं होता। अच्छा, पहले शायद ऐसा होता होगा? हाँ, पहले बाहरी लक्षणों पर ज्यादा जोर था। लेकिन अब कोशिका की बनावट कैसी है, अंदर की एनाटॉमी, भ्रूण कैसे विकसित होता है, इकोलॉजी यानी पर्यावरण से उसका क्या रिश्ता है। हाँ। और अब तो सबसे जरूरी मॉलिक्यूलर डेटा, मतलब DNA, RNA, इन सबको देखा जाता है। ओ, तो ये बहुत डिटेल्ड है। हाँ, और ये जो पूरी स्टडी है, जिसमें पहचानना, नाम देना, क्लासिफाई करना और उनके इवोल्यूशनरी रिश्ते समझना शामिल हैं, उसे कहते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक। हाँ, या वर्गीकरण पद्धति।
और इसमें अर्नस्ट मेयर का नाम लेना जरूरी है। उन्हें 20वीं सदी का डार्विन भी कहते हैं। हाँ, सुना है मैंने। उन्होंने जैविक जाति की अवधारणा को बहुत स्पष्ट किया, जो इस पूरे सिस्टम की नींव है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही सोचा समझा व्यवस्थित तरीका है जिससे वैज्ञानिक जीवन की इस विशाल पहेली को सुलझाते हैं। नामकरण और वर्गीकरण के जरिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हमें असल में मदद करता है। कैसे? जीवन के इस जटिल जाल को समझने में, हमारे बायो रिसोर्सेज को मैनेज करने में, यहाँ तक कि पृथ्वी पर जीवन कैसे विकसित हुआ ये जानने में। वाकई ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है, नई नई प्रजातियां मिल रही हैं, जेनेटिक्स हमें रिश्तों के बारे में और गहरी जानकारी दे रही है, तो आपको क्या लगता है भविष्य में ये जो ट्री ऑफ लाइफ है, ये वर्गीकरण का सिस्टम है, ये कैसे बदल सकता है? ये सोचने वाली बात